नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से मैदान में सभी दल उतर चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए है, वहां दूसरी तरफ यूपीए है, जिसका नाम बदलकर अब इंडिया रख दिया गया है। अब दोनों तरफ खेमों में एकदम तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि कौन विपक्ष में है और कौन पक्ष में है। जहां एक तरफ 26 पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में वहां जुटी हैं बेंगलुरु में, वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की 36 पार्टियां जुटी हैं। अगर आप नंबर से ही देखेंगे तो पार्टियां भी एनडीए के पक्ष में ज्यादा हैं, लेकिन इसी में नरेंद्र मोदी जी ने जो दलों को, एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं, उनको जो संबोधित किया, पूरी तरह से विजन साफ कर दिया और सब दलों को स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का मकसद सत्ता नहीं है, एनडीए का मकसद सरकार बनाना नहीं है, एनडीए का मकसद है देश का विकास। और इसमें उन्होंने उदाहरण भी रखा कि किस तरह से हमने जो योजनाएं लागू की हैं। मोदी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिसको मैं अक्सर कहता हूं। कई लोग पूछते हैं मोदी जी के अभी यूसीसी का क्या होगा, सीए पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी हमारा जो है इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। कोई कहता है कि साहब अभी तो पुराना सड़ा गला कानून चल रहा है अंग्रेजों का, ये कब परिवर्तन होगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखिए, आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मकान बनाया हो, तो पहले प्लॉट खरीदते हैं। तो जब कभी प्लॉट लेते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो जहां स्थान पर घर बनाना है, कभी कभी वहां झाड़ जंगाड़ खड़ा हो गया, कहीं ईंट पत्थर हैं, कहीं मिट्टी का ढेला है या कहीं गड्ढा है, पहले आप उसकी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसकी नींव खोदते हैं। फिर नींव खोदते हैं तो नींव से जब तक आप बनाना शुरू करें, मैंने अपना मकान बनाया तो आप समझ लीजिए कि वहां 5 फुट नीचे तो नींव खोदनी पड़ी। तो लंबे समय तक तो मकान कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि 5 से 8 फीट उसका भराव और 5 फीट जमीन के नीचे, यानी एक 10 फीट लंबा, जो नीचे जमीन के 5 फीट और ऊपर 5 फीट, जब वो भराव होने लगा तब तक मकान के कहीं दिखाई नहीं दिया। और कोई आकर कहे अरे पवन जी आप मकान बना रहे हो, दिखाई तो दे नहीं रहा। भाई, उसमें नींव खोदी गई है 5 फीट की, और क्योंकि सड़क से मकान नीचे रह जाएगा इसलिए 5 फुट ऊंची उसमें भराव किया गया है। कुल मिलाकर के 10 फीट तक तो वो जमीन के नीचे रहेगा। अब बिल्डिंग उसके ऊपर बननी शुरू होगी, तब दिखना शुरू होगी। मोदी जी के सामने समस्या यही थी कि जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने, तो इस देश के अंदर इतने गड्ढे थे, इतनी समस्याएं थी, इतने लूप होल थे, इतने लीकेज थे, इतने यहां कमजोरियां थी, भ्रष्टाचार था, कि उसको लीकेज को ठीक करने में, इन समस्याओं से जूझने में मोदी जी ने अभी तक का जो कार्यकाल है वो उसमें लगाया है। और अब मोदी जी ने जब एनडीए में सभा को संबोधित किया तो स्पष्ट कर दिया कि अभी तक जो हुआ है 9 साल में, अब वो मैंने नींव रखी है, और अगला जो कार्यकाल होगा वो इतिहास रचेगा। और उन्होंने उसको बोल भी दिया कि अभी तक 9 साल में देश को हम आर्थिक स्थिति के 5वें पायदान पर लाए हैं, अगला 5 साल आएगा तो हम 3रे नंबर पर होंगे। अब जो बात उन्होंने नहीं बोली वो मैं बोल रहा हूं कि उससे भी अगला जो 5 साल होगा उसमें नंबर 1 बनना है। ये लक्ष्य कोई इसलिए नहीं बोल रहा है आज, क्योंकि इसमें रूस या अमेरिका या जापान, ये जो महादेश हैं, बड़े एक देश हैं, ये देशों को दिक्कत हो सकती है, कहेंगे कि ये इतना बड़ा बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, मोदी जी ने जो विजन रखा है अगले 5 साल के लिए कि हम आर्थिक स्थिति में नंबर 3 पर होंगे, और जिस तरह का अभी तक का काम हुआ है वो एक रिमार्केबल काम है। महिलाओं को सबसे आगे रखा गया है, और इसके कारण उन्होंने उदाहरण भी गिनवाए कि देश में पहली बार, सोचिए, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि हमारे घर में भी हमारी माता रही है। हमने देखा है अपना बचपन के पिताजी से कोई भी खर्चा है तो पिताजी से पैसे मांगने हैं, कुछ पैसे दे दो, कुछ सामान लाना है। मोदी जी का दिमाग था कि इन महिलाओं को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए। तो जो सरकार की तरफ से 3 करोड़ आवास दिए गए, उसमें वो तय कहा मोदी जी ने कि वो महिलाओं के नाम पे होंगे। घर की जो महिला है वो उसको दिया जाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि जो भी योजना है वो आदमियों को मिलती थी, तो सारी शक्तियां आदमियों के हाथ में। इससे क्या हुआ कि अब आप समझिए
कई घर तो बिगड़ने से बन गए, क्योंकि महिला के हाथ में मकान है, वो करोड़पति बन गई। कई जगह लखपति है तो कहीं पर करोड़पति है, क्योंकि कई शहरों में ऐसे मकान है कि जिसकी जब कीमत उसको दिया गया 2 कमरे का फ्लैट, वो 30 से 50 लाख का, थोड़े दिन में वो करोड़ का हो गया। तो एक तो कम से कम हर महिला जिनको 3 करोड़ मकान मिले, वो 3 करोड़ महिलाएं तो लखपति बन ही गई। उसके बाद उज्ज्वला गैस, उससे भी महिलाओं पर फर्क पड़ा। शौचालय, उससे भी महिलाओं के जीवन पर फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा है कि शाम अंधेरा होने का इंतजार महिलाएं करती थी कि वो कब शौच के लिए जंगल में जाएं, और कई सारी ऐसी घटनाएं भी होती थी। तो और कोई साधन नहीं था। मोदी जी बैठे तो इस छोटी सी बातों को ध्यान दिया जो बहुत बड़ी है। देश की पहली आदिवासी महिला वो एनडीए ने बनाई, और इसलिए मोदी जी ने जो चीजें रखी उसमें बिल्कुल अपना एक क्लियर विजन रख दिया कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जल नल से जल, ये वही समझ सकता है, क्योंकि ये काम भी महिलाओं के जिम्मे हमने छोड़ रखा था। मैंने तो खुद अपनी आंखों से राजस्थान में देखा है। मैं राज्यवर्धन राठौर जी के लोकसभा क्षेत्र में गया था, तो वहाँ जब गया तो मैं गांव में था, एक परिचित थे, उनसे मिलने गया, पत्रकार थे, तो उन्होंने वहाँ कुछ महिलाओं से मिलवाया। वो बात कर रही थी और वो बता रही थी कि आज के समय में भी मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, कई गाँवों में वो नल से जल पहुँचा है, लेकिन उस एरिए में अशोक गहलोत के चलते, भ्रष्टाचार के चलते बहुत सारे गांव में अभी पहुंचना बाकी है। तो महिलाएं कह रही थी कि अभी भी हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर से जल भर के सर पे रख के लाना पड़ता है। ये राजस्थान की स्थिति है, मतलब ये देश में कई जगह की स्थिति है। तो मोदी जी आए तो इस पर सोचा कि ये महिलाओं को काम करना पड़ता है, नदी से जल लाएं या कुएं से लाएं। पुरुष तो काम पे निकल गया है, रोटी बनाने का काम महिलाओं के जिम्मे है। लकड़ियां बीनकर चूल्हे में रोटी बनानी है, महिलाओं के जिम्मे है। तो चूल्हे के बजाय उनको गैस मिल गई, पानी घर में मिल गया टोंटी से, और स्वच्छ पानी मिल गया, तो उससे स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ा। ये मोदी जी का जो रीजन है, इसको मोदी जी ने जो उद्बोधन किया, इस सब से एक तरफ पता चल गया। और उन्होंने कहा, देखिए जिस तरह से हमने जो लूट हो रही थी फर्जीवाड़े के नाम पर, 5 करोड़ लोगों के फर्जी नाम पीडीएफ राशन कार्ड में शामिल थे, और उसके कारण से बहुत सारी योजनाएं बनती थी, पेपरों में लिखी और अधिकारियों ने खा लिया। मोदी जी ने उसको आधार से लिंक किया तो 5 करोड़ फर्जी खाते पकड़े गए। इसी तरह 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में गए। उसकी वजह से 3 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ जाता था वो बचा। इसको बीजेपी के कार्यकर्ता बचा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार में बैठे नेता, अधिकारी, अगर पहले के सिस्टम पे ये सिस्टम चल रहा होता तो ये 3 लाख करोड़ रुपए ये भ्रष्टाचार की भेंट होते, लोगों की जेब में होते। लेकिन गरीब का पैसा गरीब तो तक 1-1 रुपया पहुंचा, ये मोदी सरकार में हुआ। विजन बिल्कुल तरफ क्लियर है, और एक तरफ विपक्ष है। यहां विपक्ष में मोदी जी ने उनकी भी पोल खोली, और हम सब तो जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार के इतने केस हैं, और भ्रष्टाचार के कारण ही एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जिस तरह से एक दूसरे की विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी एक दूसरे साथ खड़े हैं, मोदी जी ने इस पर प्रहार किया कि जहां ये भ्रष्टाचार में एक तरह से मास्टरी कर रखी है, और बिना नाम लिए उन्होंने लालू प्रसाद, केजरीवाल, इन सबको कहा, क्योंकि कट्टर ईमानदार अपने आप को केजरीवाल बोलते हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि देखिए अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर भ्रष्टाचार जब शराब का घोटाला करते हैं, एजेंसी काम करती है तो कहते हैं हमारे ऊपर बदले की भावना से काम हो रहा है। इनका एक ही टेप है। इसी तरह उन्होंने कहा कि देखिए तमिलनाडु हो, वहाँ भ्रष्टाचार है, दिल्ली में भ्रष्टाचार है, और उन्होंने कहा कि राजस्थान का पेपर लीक मामला है, चाय बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, इस सब पर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये पूरी तरह मौन है। पश्चिम बंगाल में तो हमने देखा ही है कि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अभी पंचायत चुनाव में मारे गए, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी खाली एक वहां सांसद जो हैं अधीर रंजन चौधरी, वो चिल्लाते रह गए। राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया। मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में गया तक नहीं। ये सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की एक पार्टी हो रही थी, जहां एनडीए सब दल मिलकर के इस बात की योजना बना रहे थे,
वहां विपक्ष की पार्टी हो रही थी और उस विपक्ष की पार्टी में हर बार की तरह राहुल गांधी को ही रिलॉन्च किया गया, जैसे कि अमित शाह बोलते भी हैं। और इससे आपको बता दूं, अपमानित होकर नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त जो थी उसको छोड़कर आ गए, क्योंकि वहां एक घटना ऐसी हुई जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया और वो बड़ी प्लान्ड थी, कांग्रेस के द्वारा प्लान्ड थी। वहां जो भाषण देने का क्रम है, आप में से बहुत सारे लोग कभी किसी सभा में यदि गए हों, राजनीतिक नेता की सभा में गए हों, तो वहां एक सिस्टम है कि जो सबसे ज्यादा जूनियर है वो सबसे पहले बोलेगा और जो सबसे ज्यादा सीनियर है उसको सबसे अंत में बुलवाया जाता है। वो समापन भाषण कहलाता है और इसलिए समापन भाषण सीनियर मोस्ट व्यक्ति देता है। लेकिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में यह समापन भाषण दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कांग्रेस में कौन है? राहुल गांधी इस इंडिया नाम के नए संगठन बने जो यूपीए का है, इसमें क्या हैसियत है? ना वो आज की डेट में सांसद है, ना वो पार्टी का कोई पदाधिकारी है, अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और फिर वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस बैठक का आयोजन किया, यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस में परिवार के अलावा कुछ नहीं है। परिवार सर्वोपरि है और परिवार माने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री चेहरा, प्रधानमंत्री ये कांग्रेस की तरफ से होगा। ये इसी बात से क्लियर हो जाता है कि सबसे लास्ट में राहुल गांधी का भाषण होता है, राहुल गांधी को ही आगे रखा जाता है, जबकि राहुल गांधी को तो उस बैठक में होता तो एक सदस्य के तौर पर हो सकता था। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उन्हों को संबोधन करना था। सोनिया गांधी भी चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन सीनियर हैं, वो नहीं बोली। और इसीलिए आपको बता दूं कि यहां अभी 11 सदस्यीय समिति बनानी है, जिसमें यह तय किया गया है कि 11 सदस्य जो 11 राज्यों में एक एक प्रतिनिधि आएगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि अभी बहुत सारे पेच हैं। नीतीश बाबू को झटका लगा, इसके अलावा बाकी लोगों को भी झटका लगना तय है। लेकिन एनडीए की बैठक में लोगों के अंदर उत्साह भरा है और इस बैठक में जो 2 दल की चर्चा हो रही थी कि वो शामिल नहीं हुए, उस पर भी मैं आपको बता दूं। एक चर्चा हो रही थी अकाली दल को लेकर कि अकाली दल से बात हो रही है, अकाली दल शामिल हो सकता है। तो अकाली दल बादल वो शामिल नहीं हुए। उस पर लेकर आपको बता दूं, जो सूत्रों ने बताया कि वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो अकाली हैं पंजाब के अंदर पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि इनकी पंजाब में छवि बहुत खराब है, क्योंकि सरकार में थे, खूब भ्रष्टाचार हुआ। तो पंजाब में ये सीधा है कि भाई भ्रष्टाचारी हैं, इनके बहुत बस चल रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो लोगों में भ्रष्टाचार की वजह से इनसे नफरत है। तो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल बादल के बजाय अकाली दल ढींढसा, उससे बातचीत चला रही है। अकाली दल ढींढसा शामिल हो सकती है, अकाली दल बादल को वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक तो छवि खराब है, दूसरी बात यह है कि अकाली दल जो है वो उनकी वहां सिखों पर पैठ खत्म हो चुकी है या तो हल्की है। इसी तरह टीडीपी को लेकर यह था कि भाई टीडीपी आने वाली थी, आ सकती है, आने को भी तैयार थी। लेकिन टीडीपी को अगर एनडीए में शामिल करती है बीजेपी, तो वाईएसआर कांग्रेस जो है वो नाराज हो रही थी। और वाईएसआर कांग्रेस को आप देखिए कि वो हमेशा से हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के साथ है। कभी भी कोई बिल पास करना है, उन्होंने बाहर रहते हुए भी सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वाईएसआर कांग्रेस ये गठबंधन में एनडीए में शामिल रखेंगे। और जो टीडीपी है उसके राज्य की बात है, और चुनाव आएगा तो वो बाहर से सपोर्ट करती रहे बेशक, लेकिन उसको गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपने पुराने साथी हैं उसको भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती। जहां टीडीपी ने इस तरह से अभी हमने देखा ही है, कर्नाटक में वो तोड़ दिया था अपना गठबंधन। तो कुल मिलाकर के ये जो बैठक है इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक तरफ कोई एजेंडा नहीं है, केवल राहुल गांधी को ही लॉन्च करने की विचारधारा है। हिडन एजेंडा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना कांग्रेस का। और जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पे कैसे एजेंसियों से बचना, उसके लिए एकजुट होना। सारे भ्रष्टाचारी जुटे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, वहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आने वाले 25 सालों का विजन वहां एनडीए का मोदी जी की तरफ से दिया गया है,
देश का विकास, देश की उन्नति, देश का मान सम्मान ये कैसा बढ़ रहा है। मोदी जी ने इसको इसलिए बताया कि देखिए, जब चुनावी साल होता है तो कोई भी देश उस देश से समझौते नहीं करता, व्यापार नहीं करता। उनको लगता है पता नहीं सरकार जाएगी कि रहेगी, लेकिन दुनिया ये मान रही है कि 2024 में मोदी जी ही वापसी करेंगे। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, वो भारत से जहां डील कर रहा है बड़ी बड़ी, वहां समझौते कर रहा है और मोदी जी को वहां यात्राओं पर बुलाया जा रहा है। खुद वो यात्रा पे आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच चुका है और वो समझ चुके हैं कि 2024 में मोदी जी ही आने हैं। तो ये दुनिया को भरोसा है, भारत वालों को भरोसा है, एनडीए के दलों को भरोसा है। अब 2024 में एक दो धमे धड़े हैं। एक तरफ है भ्रष्टाचार करने वाले परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ मोदी जी की टीम है जिसमें देश का विकास, देश की उन्नति और लोगों का, गरीबों का भला करने वाले लोग हैं। तो विजन बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए ये जो बैठक हुई है, इन दोनों बैठकों में एक तरफ नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, एक तरफ सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं। आप किधर हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।